क्योंकि पैटर्न तकरीबन सेम ही हो गया। पेपर आएगा आप लोग के पास, सेम भी है, सिलेबस भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस मिल रहा है उसमें। और इसमें डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रॉब्लम था वो तो खैर होगा नहीं, क्योंकि पेपर 2 है, कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड होता है। बहरहाल बस डिफरेंशिएशन एक पार्ट है जो अलग करता है इसको, और स्टेम एंड लीफ डायग्राम अगर इसके अंदर होगा तो वो भी इसको अलग करता है। अदर देन दैट सिलेबस पूरा सेम। सर एक और चीज भी होती है इसमें अलग देखा था, तो स्टार्ट करते हैं। पता क्या नहीं, चीज अलग होती है? अल्फा वेल्फा टाइप का कुछ होता है, वो ग्राफ होते हैं साइन कॉस tan के, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है ए। साइन कॉस tan के अल्फा ग्राफ्स ना, ये हाँ एएसटीसी ग्राफ कह हाँ, ASTC। 360 डिग्री। जी 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 जी, 360 डिग्री तक के हमारे पास जो वो होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे मैंने पढ़ाई थी, कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल 30 है तो उसका साइन 150 का आंसर सेम होगा। ये बात करी थी मैंने, ये जो आपके एग्जाम में भी आया होगा जैद। जी सर। ये तो आपके एग्जाम में आया था, वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि साइन का ऐसा कौन सा एंगल है और जो आपको पॉजिटिव आंसर देता है, जो आपको आंसर देगा सेम देगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि साइन 30 एंड साइन का एक्यूट एंगल, साइन का ऑब्ट्यूज एंगल सेम आंसर देता है। तो बहरहाल से अगर 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। अदर देन दैट अगर मैं आप लोग को एएसटीसी समझाऊं, एएस जेड आपको समझाऊंगा एएसटीसी, तो साइन के यहाँ पे एक्यूट एंगल और साइन का ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सेम आंसर देता है, जैसे आपको यहाँ पे मिल गया। ये वैसे ज्यादातर उसमें ए लेवल्स में पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर टेन का देखा जाए तो टेन का एक्यूट एंगल सेम होता है, और टेन का 180 प्लस, मतलब आप कह सकते हो रिफ्लेक्स एंगल सेम देगा। 180 प्लस वाला आंसर सेम आएगा। 180 प्लस एक्यूट एंगल जो है, वो जो अल्फा कहते हैं जिसको, एक्यूट एंगल को, वो आंसर सही आएगा। और अगर कॉस की बात करूंगा तो कॉस एक तो एक्यूट एंगल जो अल्फा होता है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा तिल 360 माइनस, तो इसका होता है हमारा 360 माइनस अल्फा का आंसर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर cos 30 है, लेट से cos 30 है, तो cos 330 का आंसर सेम होगा। ठीक है, सही सही। ये सारी चीजें हैं, ये एसटीसी का कॉन्सेप्ट कराता है, 11 में ज्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को आइडेंटिटीज जो मैंने कराई थी वो इसी की हेल्प से कराई थी। स्टार्ट करते हैं। वही पेपर के अंदर आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है, वही 100 मार्क्स का है ये पेपर, और इसी के साथ साथ 2 आवर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब जो जो डिफरेंसेस है वो इंशाल्लाह अगर आते रहेंगे इस पेपर के अंदर तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। बाकी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द इंटीजर वैल्यूज। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जैसे मैंने बताया था पेपर के अंदर, मतलब लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते अब पेपर 2 के अंदर, नहीं आ रहे लेंथी क्वेश्चंस इतने, बीच में आ रहे हैं कहीं। तो शुरू में ये लोग स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं कि इट्स लाइक जैसे जैसे P1 के क्वेश्चन से उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर राइट डाउन द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x which that satisfy the inequality -2 लेसर देन इक्वल्स टू x एंड लेसर देन 2, तो -2 आएगा, -1 आएगा, और 0 आएगा, और 1 आएगा। ठीक है, 2 नहीं आ सकता, 2 से कम होगा x की, तो इंटीजर वैल्यूज बतानी थी। इंटीजर वैल्यूज बतानी होती हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं दिखानी होती, इंटीजर वैल्यूज को बताना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, तो इसके अंदर आप लोग के पास एक पूरी कंस्ट्रक्शन है, वो इंशाल्लाह मैं इस कंस्ट्रक्शन की वीडियो अलग से डाल दूंगा। सर आपके, कंस्ट्रक्शन वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि, हाँ बोलो। आपकी आवाज कट रही है। बस कट रही है। बीच बीच में, यस। अभी बेहतर है? जी। हेलो, बेहतर है अभी? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करनी है हम लोग को, ट्राइंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो इंशाल्लाह इसकी मैं आप लोग को अभी वीडियो अलग से बना के दे दूंगा, या अलग से जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं आपको अलग से कैमरा खोल के इसकी कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा। वैसे मैंने आप लोगों को बताई हुई भी है, तो ये लोग आप लोग ये घर पे खुद भी ट्राई कर सकते हो, खुद से भी ट्राई करके मुझे भेज सकते हो। बहरहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट है, इंडाइसिस का क्वेश्चन है, बेसिस सेम हो
और डिवाइड लिखा हुआ वो पावर माइनस होती है। तो अगर मैं अलग से देखूं इसको तो 8x है, या अगर मैं ऐसे देखूं साथ ही साथ तो मैं ये बोलूंगा 8x⁻8 माइनस -1, क्योंकि ये हमारी बेस कहलाएगी, ये हमारी बेस है, ये रही बेस। बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड लिखा हुआ है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -1 थी तो 8 माइनस -1 ये हो गई। अच्छा, दूसरा y, y को देखूं अगर मैं तो y के देखो यहाँ पे वही अगेन बेसिस सेम है, और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि डिवाइड लिखा हुआ है तो 7 - 3। ऐसे शो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ये हो जाएगा आपका 9 और y का 4, तो ये हो जाएगा x⁻9 y⁻4। ये आंसर है। ठीक है, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = 3x - 5। हुजैफा क्लास में है? नहीं। ओके। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, f(x) = 3x - 5, डोमेन ऑफ f(x) इज -3 0 and 2। मैंने सिलेबस समझाते हुए समझाया था कि ये डोमेन होता है क्या, फंक्शन में भी मैंने बताया हुआ है डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की एक रेंज होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन के लिए मेरी जो डोमेन्स हैं वो हैं 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज जो है, या मैं कहता हूँ लेट्स से कि मेरी वैल्यू जो है वो x > 5 है, तो मैं कहूंगा 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या कहलाएंगी, डोमेन्स कहलाएंगी, मतलब ये x की वैल्यूज कहलाएंगी। और रेंज ऑन द अदर हैंड क्या होता है, रेंज, डोमेन रेंज एड मैथ्स स्टूडेंट वाले फेमिलियर होंगे उससे, और जो है 11 मैथ्स के अंदर तो खैर आता ही डोमेन रेंज है, लेकिन अगर किसी ने ओ लेवल्स में एड मैथ्स भी लिया हो तो उनको डोमेन रेंज का मतलब पता होता है। डोमेन और कोई इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। डोमेन कहते हैं हम बहुत सारी एक्स की वैल्यूज को हम डोमेन कह रहे हैं, और रेंज जो कह रहे हैं हम वाई की वैल्यूज को रेंज कह रहे हैं। तो बहरहाल रेंजेस क्या होंगी फिर हमारी, वाई की वैल्यूज होंगी, तो हमसे वो निकलवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमें डोमेन्स दिए हुए हैं तो हम डोमेन्स को सिंपली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में डाल देंगे, और इक्वेशन से हम लोग रेंज निकाल लेंगे। मुश्किल तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगर डोमेन -3 तो -3 की वैल्यू निकाल देंगे। इट्स लाइक कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपसे वाई कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं, ये इतना सिंपल है। तो ये हो जाएगा -9 -5, ये हो जाएगा -14, एक वैल्यू आ गई। फिर आपने किया f(x) = अब आपने क्या डाला, आपने अब 0 डाला और देखा कि आंसर क्या आ रहा है, -5। और फिर अब आपने क्या डाला, फिर आपने f(x) = 3, अब x की जगह 2 डाला, क्योंकि डोमेन अब हमारे पास x की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 6 - 5 1। तो देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, -14 5 -5 और 1। अगर डोमेन हमारा -3 था, 0 था और 2 था, तो उसकी रेंज क्या आ रही है हमारी, -14 -5 और 1। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं रेंज वर्ड से। मैं उनको ये समझाता हूँ कि डोमेन का मतलब होता है एक्स की रेंज। ऐसे देख लो, एक्स की रेंज, रेंज ऑफ एक्स, रेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं इनपुट ऑफ एक्स, एक्स इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ एक्स बोल रहा हूँ मैं इसको, रेंज ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि अगर मैं ऐसे कह देता हूँ तो इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज हैं। और रेंज किसे कहते हैं ऑन द अदर हैंड, रेंज, इस ये वाली रेंज नहीं जो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है, वो अलग वर्ड, वो अलग चीज के लिए वो रेंज इसलिए यूज किया है कि मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड के हमारे पास रेंजेस ऑफ वैल्यूज हैं। और रेंज कहते हैं, वैसे जो रेंज है ना दूसरी, जो अगर हम लोग फंक्शंस के लैंग्वेज में इस्तेमाल करें, तो रेंज का मतलब होता है रेंज ऑफ वाई। आप बोलोगे रेंज क्या होता है सर, मतलब रेंज, वाई की रेंज ऑफ आंसर्स, तो वाई का इनपुट भी बोल सकते हो इसको, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो सिंपली आप लोग के पास अगर डोमेन बोल रहे हैं वर्ड तो उसका मतलब है वाई की वैल्यूज है, और अगर रेंज बोल रहे हैं तो वो एक्स की वैल्यूज है। तो रेंज बोल रहे हैं तो वाई की वैल्यूज है, डोमेन बोल रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज है, अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो। ठीक है, जी सर।
टू डाउन्स ए बी आर शोन ऑन मैप। द स्केल मैप दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को 3 किलोमीटर के बराबर किया हुआ है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 3 किलोमीटर। तो फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूलर यूज करना पड़ेगा, और उससे जो भी डिस्टेंस आता है आप लोगों का, जो भी सेंटीमीटर में डिस्टेंस आता है, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये चीज तो खैर समझाने वाली नहीं है, ये चीज आप लोगों को पता है, या आप लोग खुद से भी कर सकते हो। कोई 30 के अराउंड अगर इसका आंसर आ रहा होगा 30, 10 सेंटीमीटर की कोई लेंथ होगी है तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो 30 आ रहा होगा। अगर आप इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करोगे, प्रिंट करके A4 पे इसको प्रॉपरली देखोगे, इसको मेजर करोगे, तो आप लोग का आंसर यही आ रहा होगा जो मेरा 30 आ रहा है। आगे, मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए पे नॉर्थ बनेगा, बी की लाइन तक देखेंगे एंगल, ए पे नॉर्थ बन के बी की लाइन तक देखेंगे, मतलब ये वाला एंगल निकालना है फॉर पार्ट बी। ठीक है, ये मैं इसमें नहीं कर सकता, तो मैं इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है अगर आप लोग प्रैक्टिस करो। नाउ थर्ड पे कह रहे हैं कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अच्छा, अब बी पे नॉर्थ बनेगा, फ्रॉम बी बोला हुआ है, बी पे नॉर्थ बनेगा और ए की लाइन तक जाएंगे और एंगल निकाल लेंगे, तो मतलब ये एंगल पूछ रहे हैं वो। बिफोर दैट आपको ये पता करना पड़ेगा तो ये कि ये एंगल कितना होगा जो मैंने रेड से मार्क किया है। पार्ट बी का जो भी एंगल आता है, लेट से पार्ट बी का एंगल हमारा आ रहा है 119 या 120 ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो ये कितना होगा? रेड वाला इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि ये एंगल और ये एंगल दे सम अप टू 180 डिग्री। तो इफ दिस इज 20 तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। नो सर। और जब ये 60 डिग्री होगा और आपसे ये बेरिंग मांग रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, कैलकुलेट करके ही बता सकते हो, कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो आप लोग का आंसर आ रहा है 300, क्योंकि 360 से 60 माइनस कर दिया। देखो ये तभी बोल रहा है वर्किंग दिखाओ, क्योंकि ये वाला तो चलो आपने मेजर कर लिया, यहाँ मेजर वर्ड यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी। वही इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी निकाल लगा दी, और क्योंकि बेरिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज में चलता है, क्लॉकवाइज मूव करना होता है बेरिंग के लिए, तो इसलिए आप 360 में से 60 माइनस कर रहे हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सॉलिड सॉलिड मेटल क्यूबॉइड हैज अ वॉल्यूम of 600 centimeter cube. The base of the cuboid is 10 by 10 centimeter by 12 centimeter. Calculate the height. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। वॉल्यूम की जगह हम 600 लिख देंगे, लेंथ की जगह हम लोग लिख देते हैं 10 बाय 12 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या हाइट बोल दो, हाइट ज्यादा सही वर्ड सही रहेगा, तो कोई मसला नहीं होता इस चीज का। तो खैर, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5, 12 5 से 60, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक कोई किसी भी पार्ट में मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, कर सकते हैं किसी पार्ट में, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी बहरहाल। सॉलिड मेटल क्यूबॉइड is melted and make into 1120 spheres, each with radius 0.45 centimeter. Find the volume of the metal not used in making these spheres. अच्छा, इसी से रिलेटेड है सॉलिड मेटल क्यूबॉइड। यस, उसका वॉल्यूम कितना है? 600 है। अब वो कह रहे हैं कि सॉलिड मेटल क्यूबॉइड जो ये है इसको मेल्ट किया जा रहा है एंड मेड इनटू 1120 स्फीयर्स ईच विद रेडियस दिस। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ऐसा कर लें कि हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग स्फेयर का। जी, स्फेयर का एक वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर। नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले याद करो यार, क्या हो गया? मैं भी नहीं देख रहा, आप लोग भी नहीं देखो। सर दिए हुए उन्होंने ये वाले। हाँ दिए में बेटा, ऊपर जाके देख देख के आप लोग एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करो कि आप लोग को डायरेक्ट टाइम टाइम के साथ मुकाबला है, आप लोग टाइम को बचाना है, तो फिर क्या करना होगा? ये सारे फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जी सर। अब ये हो जाएगा आपका कैलकुलेटर का काम। अब ये काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर कहाँ है? एक मिनट को, आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ।
कैलकुलेटर में एज इट इज डालना प्लीज, कैलकुलेटर में कोई गलती नहीं करना। पाई की वैल्यू पाई ले सकते हो जो कैलकुलेटर के अंदर है, या कोई बच्चा अगर 3.142 लेना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं है, लोग ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 0.3817। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ले लेते हैं अभी, फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट में दे देंगे। ये आपका आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब कितने थे 1120, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ये इतने स्पेयर्स बनाने का। तो प्लान कैसे किया क्वेश्चन को, हमने पहले देखा कि भाई ये कहा जा रहा है कि जो ये पूरा का पूरा मेटल क्यूब है ना, तो इस मेटल क्यूब से 1120 स्पेयर्स बनाए जा रहे हैं जिनका रेडियस इतना है। ठीक है, समझ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग इसका एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और हम 1120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारे स्पेयर्स का वॉल्यूम आ जाएगा। और हमें पहले से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी पता है। तो हम जरा अभी देखते हैं क्या करना है, अभी आगे मैं समझाता रहता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1120 किया, ये आ रहा है 427.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्फेयर्स बनाने में लग गए। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल नॉट यूज्ड टू मेक दीज स्फेयर्स। तो अगर 600 का वॉल्यूम था हमारे पास, 600 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हमारे पास वॉल्यूम था ऑफ द होल मेटल क्यूबॉइड, तो हमें उसके अंदर से 427.5 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट होगा, वो वाले से हमने स्फेयर्स नहीं बनाए। तो 600 माइनस, आंसर करेंगे कैलकुलेटर में, ये आ रहा है 172.5। मुश्किल तो नहीं था ये? नहीं। आगे चलते हैं। ऑन एनी डे द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स रेन इज 1/3 व्हेन, अच्छा नॉट रेन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फिर? अगर रेन की 1/3 है, टू नॉट रेन अपॉन की थ्री क्या होगी? 2/3। गुड। When it rains, the probability that Amira goes on fishing is 3/5। तो नहीं जाएगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/5। When it does not rain, the probability that Amira goes fishing is 3/4। तो अगर नहीं जाएगी और बारिश भी नहीं हुई होगी तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। In a period of 60 days, on how many days it is expected to rain? अच्छा, on a 60 days, how many days it is expected to rain? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 20। एक मिनट, अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चांसेस। तो हम बोल सकते हैं इट्स लाइक यू कैन से कि हमारे पास आउट ऑफ 60 20 डेज ऐसे हैं जिसमें बारिश होगी, तभी प्रोबेबिलिटी 1/3 बनेगी। तो 20 डेज ऐसे हैं जो जिसमें बारिश हो सकती है आउट ऑफ 60 डेज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह है। अब आप लोग इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पता है कैसे? आप लोग ये भी कर सकते हो कि अगर आप लोग को प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अगर टोटल हमारे पास 60 है, अगर किसी को नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, तो वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से भी यूज कर सकता है। प्रोबेबिलिटी का इक्वेट करेगा प्रोबेबिलिटी से, 1/3 प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। अगर टोटल 60 डेज है तो कितने एक्सपेक्टेड या कितने एक्सपेक्टेड डेज होंगे या कितने फेवरेबल, अगर हम प्रोबेबिलिटी के बारे हवाले से बात करें तो हम करते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आउटकम अपॉन टोटल कर सकते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डेज के आउट ऑफ 60 डेज में से कितने चांसेस हैं कि उन दिनों में बारिश हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60/3 इक्वल्स x 20 आंसर आ रहा है। तो गुड, गुड जैब, जबरदस्त। आगे चलते हैं। या अगर कोई स्मार्टली देख रहा है तो वो डायरेक्ट देखेगा कि यार 1/3 अगर इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो जाहिर सी बात है 20 दिनों में से 60 दिनों में से 20 दिन के अंदर जो है हमारी क्या नाम है बारिश हुई होगी। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। रेन है, नॉट रेन का मैंने बता दिया पहले से ऊपर 2/3। फिशिंग है तो नॉट फिशिंग का बताया था ऊपर 1/5 2/5। और अगर रेन नहीं हो रही तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर रेन नहीं हो रही तो प्रोबेबिलिटी दैट अमीरा गोज फिशिंग इज 3/4। तो 3/4 ऊपर आएगा और 1/4 नीचे, कि बारिश भी नहीं हो रही और ये जा भी नहीं रही है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी फिल करना मेरे हिसाब से तो आसान था यहाँ पे। आगे चलूं। जी सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे अमीरा गोस फिशिंग। ऑन एनी डे अमीरा गोस फिशिंग मतलब किसी भी तरह का दिन हो अमीरा फिशिंग में गई है, तो बारिश हो रही होगी तो भी गई होगी, बारिश नहीं हो रही होगी तब भी गई होगी, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हमारे पास क्या होगा, रेन, फिशिंग, नॉट रेन एंड फिशिंग। मेरे हिसाब से तो यही होगा, करके देखते हैं। अगर रेन है तो आप लोग कहोगे कि 1/3, और फिशिंग है फिर तो हो जाएगी हमारी 3/5, और प्लस कर देंगे हम विद नॉट रेनिंग तो 2/3 टाइम्स फिशिंग विच इज 3/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 कैंसिल, 1/5 प्लस 3 और 3 कैंसिल, 2/4। फर्दर ये हो जाएगा 5 ऊपर भी। अच्छा, कैलकुलेटर वैसे है, करना चाहो तो कर सकते हो एलसीएम लेके, अगर कोई बच्चा करना चाहे, नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता है। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं अगर हम लोग भी। 2/4 भी कैंसिलेशन हो सकती थी वैसे, कैलकुलेटर में ही सब कुछ हो जाएगा, तो 7/10 आंसर आ रहा है। कोई मसला तो नहीं है किसी को यहाँ पे? नो सर। बहुत आसान था। इसकी ये चीज भी समझ में आ गई कि ये पूछना क्या चाह रहे थे। एनी डे का मतलब है किसी भी तरह का दिन हो, अमीरा फिशिंग में जा रही है। बहरहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, on the grid draw the lines y equals x and x plus y equals to 7। दोनों लाइंस की टेक्निक्स हमने समझी हुई है। y equals to x का मतलब एट एवरी वैल्यू ऑफ y x इज द सेम। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास, याद होगा आप लोगों को। जी सर। तो ये आपके पास एक लाइन बनेगी पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ, इस तरह की एक लाइन बन गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी लाइन भी समझाई हुई है मैंने, x प्लस वाई इक्वल 7 का मतलब है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों 7 होंगे। तो ये रहे, ये रहा पॉइंट, x प्लस वाई इक्वल 7 की लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, आगे। रीजन R satisfies the three inequalities, y is greater than equals to 0, y is lesser than x और lesser than equals to x, और x plus y is greater than equals to 7। ठीक है, लेबल द रीजन R। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी इक्वेशन होगी, y इक्वल्स टू 0, ये एक्स्ट्रा ऊपर वाली तो हमसे करवाई है, ये कौन सी होगी, ये x एक्सिस होगा या y एक्सिस होगी? एक्स एक्सेस। x एक्सिस होगा, मतलब ये y इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन होगी। जी। ठीक है, अब जरा समझते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। y इज लेसर देन कह रहे हैं, y इज लेसर देन x का मतलब है इस लाइन से नीचे, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन तो मतलब उस लाइन से ऊपर, ऊपर। अब मुझे बताओ एक और, ये जो हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी है वो है y इज ग्रेटर देन 0, तो इससे ऊपर। अब मुझे बताओ ये कौन सा रीजन होगा, मैं आप लोग को हाईलाइट करके देता हूँ, आप लोग मुझे बताना। क्या ये ऑरेंज वाला होगा, क्या ये ग्रीन ये वाला होगा, पिंक वाला, क्या ये ग्रीन वाला होगा, क्या ये ब्लैक वाला होगा? सर बताओ। अब्दुल्ला बताएगा सर। जी अब्दुल्ला। जो तीनों इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई हो रहा हो वो रीजन पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला क्लास में? जी सर। बताओ अब्दुल्ला। सर अगर पता होता तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर ना आता ग्राफ वाला। नहीं नहीं बेटा, ये तो मुश्किल चीज नहीं है, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। इसका तो बता सकते हो, देखो तीनों इनक्वालिटी को देख के करना है, एरोस को देख लो जो मैंने एरोस बनाए हैं। तो हो गया वो हो गया, अभी नेक्स्ट के लिए फुल जान मारनी है, टेंशन नहीं लो। ये चीज अगर नहीं भी समझ में आ रही तो मुझसे पूछो कि सर ये मुझे आती नहीं है, आप समझाएं। मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। बताओ एक अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक दफा दोबारा बता दें। दोबारा बता देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। तीन इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, तीन लाइंस हैं, ठीक है, और उसमें ये लोग ने इनइक्वालिटीज दी हुई है। पहले हम लोगों ने ग्राफ में वो तीनों लाइन बना रही है। तीनों लाइन कैसे बनाएंगे, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन ये होती है कि एट एवरी वैल्यू ऑफ x और y इज सेम, तो हमने लाइन बना दी ऐसे। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना था हम लोगों को, इसने कहा था x प्लस वाई इक्वल टू 7 की भी लाइन बनाओ ग्रिड पे। तो
उस पे ये ऐसी स्पेशल लाइन है जिसपे एक्स इंटरसेप्ट भी 7 होता है, वाई इंटरसेप्ट भी 7 होता है, तो ये लाइन ये रही, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा हुआ है नीचे इनइक्वालिटी में दिखाया हुआ है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 की लाइन होगी, वाई इक्वल टू 0 की लाइन एक्स एक्सिस होती है, जहां पे वाई को 0 पे कट किया जाता है। तो ये हमारे पास लाइनें हैं, पहले हमने ये तीनों लाइनें बना ली, तीनों लाइनें नजर आ रही हैं। जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इनइक्वालिटी है कि y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 की लाइन ये थी नीचे वाली, ये y इक्वल टू 0 की लाइन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, तो मतलब इसके ऊपर कहा जा रहा है लाइक दिस, इधर मोस्ट लाइकली रीजन आर इसके ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जी। ये वाली है y इज लेसर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इज लेसर देन इक्वल्स टू x का मतलब है जो हमारी ये वाली लाइन थी ना, जो ये है y इक्वल्स टू x वाली लाइन, ये वाली, ये जो मैंने मेंशन की है, इसके लेसर, तो इसके नीचे वो होना चाहिए रीजन आर या इसके ऊपर होना चाहिए, लेसर लिखा हुआ है, सर उसके नीचे। नीचे होना चाहिए। तो मैं एरोस बना रहा हूँ, जरा देखते रहना, ऐसे एरोस बना रहा हूँ, ये आप लोग बनाना नहीं, आप लोग को सिर्फ इमेजिन करना होगा, तो ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग इसको ग्रिप कर लो। अच्छा, तीसरी चीज क्या कहा जा रहा है, अभी तीसरी इनइक्वालिटी भी है, तीसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है, y x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली, जहां पे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम थे, ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की लाइन है, इससे ऊपर कहा जा रहा है, ग्रेटर है ना तो ऊपर कहा जा रहा है, ये देखो। अब मुझे बताओ तीनों एरोस कहाँ आ रहे हैं, कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे तीनों तीनों एरोस पॉइंट कर रहे हैं, क्या रीजन ऑरेंज, क्या रीजन पिंक, रीजन ग्रीन, या रीजन ब्लैक, बताओ। सर ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला, गुड। अब समझ में आया, तो यही हमारा क्या होगा, रीजन आर होगा, वही हमें लेबल करना था, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हम सब एरोज मिटा रहा हूँ, ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप कि हाँ भाई इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के नीचे है, अच्छा ठीक है, इस लाइन के नीचे है, अच्छा उस लाइन के ऊपर है, उस लाइन के नीचे है, इस तरह इमेजिन करोगे ना, तो एक तरफ तीनों इनइक्वालिटी एक तरफ पॉइंट कर रही होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अच्छा वो रीजन है हमारा आर, ठीक है। तो ये रीजन आर था। अभी किसी को कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दिया ये। सर एक बात पूछनी थी, जो उन्होंने क्वेश्चन जी। ये पार्ट ए पूछा है, अगर हम उसमें डायरेक्ट लाइन बना दें तो वो दे देंगे 3 मार्क? हाँ हाँ, डायरेक्ट लाइन पे मार्क देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। नहीं, वो बोले वर्किंग वर्किंग कुछ नहीं दिखाई बच्चे ने। नहीं, वर्किंग क्या दिखाएगा बेटा इसके अंदर, वह रूल लाइन, अब कहाँ मार्क मिलने हैं बताता हूँ, दोनों रूल लाइन होनी चाहिए, दोनों रूल लाइन बनी हुई होनी चाहिए, 1 मार्क मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स में, 2 मार्क मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 में, और कुछ भी नहीं है। यू शुड शो, मार्किंग स्कीम क्या कह रही है कि ये और ये पॉइंट बिल्कुल सही शो होने चाहिए, तो समझो वो 3 मार्क फ्री के दे रहा है आपको, सही। ऐसा ही है ना। जी सर, ऐसे ही है सर। अच्छा चलो 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द पार्ट ऑफ द कार जर्नी, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस पूछ रहे हैं, हाँ चलो आ गया, ये पार्ट 2 में डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए पहले से कि एरिया अंडर द ग्राफ हमारा क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस होता है। अच्छा, डिसेलेरेशन पूछ रहे हैं, पूरे पूरे ग्राफ में यहाँ पे, यहाँ से लेके फर्स्ट 10 सेकंड तक तो कांस्टेंट स्पीड रही है, उसके बाद एकदम से डिसेलरेट हुआ है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट डिसेलरेशन हुई है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है यहाँ पे 8 से डायरेक्ट 0 हुई है। अब वो डिसेलेरेशन ही पूछ रहे हैं हमसे, तो चेंज इन स्पीड कितनी है, 8 है, चेंज इन टाइम कितना है, 3 है, तो 8/3 हमारी क्या कहलाएगी, डिसेलेरेशन। एनी इशू, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन स्पीड, डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने चेंज इन स्पीड देखा, हमने बोला 8 से 0 हो गई, यहां से देखो, ये लाइन को देखो, फोकस करो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 8 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो गई, चेंज इन स्पीड कितनी होगी, 8, चेंज इन टाइम कितना होगा, 10 से 13, 3 सेकंड के अंदर इसने 0 स्पीड कर दी, तो 3 सेकंड के अंदर चेंज इन टाइम हमारा 3 है, तो 8/3 हो गए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 13 सेकंड्स। अच्छा, टोटल डिस्टेंस निकालना है आप लोग को, एरिया अंडर द ग्राफ गौर करना होगा, ये किस टाइप का शेप बना हुआ है, क्या शेप बना हुआ है, अब्दुल्ला, आज अब्दुल्ला आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ गई हैं। जी अब्दुल्ला, ये कौन सा शेप है सर रेक्टेंगल। यार, अब्दुल्ला मजाक तो नहीं करो, पूरा बताओ सर शेप। स्क्वायर है। सर पूरा ट्रेपेजियम। पूरा ट्रेपीजियम है ना बेटा, सही है। तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी।
ठीक है, a प्लस बी आर पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स बता दो, चलो पैरेलल साइड्स कौन बताएगा? पैरेलल साइड इंस्टा क्या क्या है पैरेलल साइड्स, आप बताओ। सर 8 हाँ 8 नहीं है बेटा, नहीं, गलत गलत, 8 नहीं है, 8 नहीं है। 13 पहले 10 पहले पैरेलल लाइंस देखो, हाँ 13 है एक, और एक एक 13 है, नीचे वाली 13 है, गुड, और ऊपर वाली 10। ऊपर वाली 10 है, गुड, शाबाश। तो ये पैरेलल साइड्स हो गए, और हाइट आपकी 8 है। तो ये याद रखना, पैरेलल साइड्स पहले लोकेट किया करो, फिर वो हमारी a प्लस बी बन जाती हैं। तो 10 प्लस 13 ये हो गई अलग, हाइट है अपने पास 8 और 1/2, ये फॉर्मूला है हमारा। इसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है, 4 टाइम्स 13, तो ये हो जाएगा 40 एंड 12 52। अभी तक मैंने कैलकुलेटर कहीं कहाँ इस्तेमाल किया, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, क्या इसमें निकल कर लिया था, और इसके अंदर किया हमने, ज्यादा कैलकुलेटर यूज भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ उसी चीज में कैलकुलेटर यूज करो जो चीज वाकई में कैलकुलेटर वाली है, ताकि आप लोग टाइम बचा सको। चलो ऑफ फैक्टराइजेशन के अंदर ये भी आसान है, मिनट तो वो ये हो जाएगा हमारा। सर, एक मिनट वो ट्रिपीजियम वाला करेंगे प्लीज। जी सर जी, ने 13 क्यों लिया है? यहाँ पे 23 नहीं होना चाहिए। हाँ 23 होगा, मैं बैड, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये मुझसे हो गई गलती। अच्छा 4 2 ज़ा 8 और 80 हो गया, और 92 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करनी है तो कॉमन लेना होगा, हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। 4 टर्म फैक्टराइजेशन है, 2x प्लस 3 माइनस 3y x प्लस 3 x प्लस 3 2 माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर 11 यूनिवर्सल सेट क्या दिया, n इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है, n यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 20, इसका मतलब 20 एलिमेंट्स होंगे टोटल। n a यूनियन b नॉट का क्या आंसर है, a यूनियन b नॉट का मतलब होता है बाहर। तो बाहर में क्या क्या आंसर दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर 3 आना है, लिखा हुआ भी है देखो यहाँ पे 3। उसके बाद कह रहे हैं कि एन ए का मतलब है कि a के एलिमेंट्स बताने कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। अच्छा ए ओनली नहीं है, इसका मतलब है जो कंबाइन ए का होगा ना वो टोटल 10 है। ये ना समझ बैठना कि जो हमारे पास एन ए है ना, इसका मतलब है कि ओनली ए यहाँ पे 10 आएगा, ऐसा नहीं है, ये बात याद रखना। और इसी तरीके से एन बी 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे आएगा पूरा 13, यहीं पे कहीं आएगा, बीच में कॉमन भी आएगा, ठीक है। अच्छा अब समझते हैं आगे क्या कह रहे हैं। Venn diagram shows some of this information. Find n a intersection b। सही। अगर हमारे पास टोटल 20 है, हमें नहीं पता ना बीच में कितना है, तो हम x लिख सकते हैं सबसे पहले तो। और अगर मैं बोलता हूँ 10 है तो 10 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये 13 है 13 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहला काम ये कर लो कि ये x निकाल लो, तो आसान हो जाएगा। टोटल 20 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो टोटल 20 कर दो इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स प्लस 3। इस तरीके से आप लोग कॉमन निकाल सकते हो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 20। अगर मैं 20 उधर बुलाऊं, एक्स को उधर भेज दूं, तो x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 10 प्लस 20। इतना बड़ा कॉमन तो नहीं आएगा, -20 होगा। 13 प्लस 3 प्लस 10 -26 और -20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अगर कॉमन 6 है तो इसका मतलब अब आप वेन डायग्राम अच्छे से भर सकते हो। वेन डायग्राम भरनी ही नहीं है, वेन डायग्राम आपको दी हुई है ताकि आप जो है ये हेल्प विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आप आंसर्स कर सको। तो अब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे टोटल अगर ए पूरा का पूरा 10 था और आपने कॉमन अभी अभी निकाला है 6, तो यहाँ क्या आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 13 माइनस 6 से यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब टोटल 20 हो गया, चेक करो। यस ठीक है, अब वो कह रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी,
मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो गया, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, 6 हो गया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब दूसरा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसको जरा समझें, ऊपर डायग्राम वेन डायग्राम को यूज कर लें, हेल्प उसकी ले सकते हैं। तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी टिक मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो। टिक मेथड से क्या करते थे अपन, ए नॉट इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो ए के बाहर वाला, ठीक है, ए के बाहर ये भी आ रहा है, और बी के पार्ट में ये है और बी के पार्ट में ये है। इंटरसेक्शन है तो सिर्फ डबल टिक वाले को कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इसको कंसीडर करोगे। इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। कोई मसला? नो सर। क्या बताऊं दोबारा? हाँ हाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए इक्वल्स 10, इसका मतलब है टोटल जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना एन के, वो 10 होंगे, मतलब टोटल सम जो होगा ना उसका 10 होगा। अब हम लोगों ने कॉमन निकाला है 6, तो ओनली ए वाले कितने होंगे, फिर 4 होंगे। ठीक है, तब तो पूरा मिला के जो हमारा पूरा ए का जो सेट है, पूरा सेट ऑफ ए है, फिर वो पूरा मिला के 10 बन रहा है। सिर्फ 5 और 5 कर सकते हैं। 5 और 5 नहीं कर सकते ना बेटा, अगर आप 5 और 5 कर रहे हो तो वो कॉमन में नहीं जा रहा ना। फिर देखो, अगर आप 5 रखते हो, चलो यहाँ पे 7 रख रहे हैं, यहाँ पे 5 रख रहे हैं, यहाँ पे 5 रख रहे हैं, तो एक बात बताओ, बी के कितने हो गए अब, बी तो कितने हो गए, बी देखो 12 हो गए बी, है ना। तो बी तो यहाँ पे लिखा जी हुआ था 13 है, तो यहाँ से बात गलत हो गई। आ रही है बात समझ में? जी सर। अच्छा चलो, अगर एक और सवाल है, सब बच्चा बोले सर इसको 8 कर दें, फिर हो जाएगा आपके पूरे, वो भी 13 हो जाएंगे, वो भी 10, खुशी खुशी। लेकिन अब जरा इनको काउंट करो, ये कितने हो गए, टोटल काउंट करो सबको। सर 18। 18 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं टोटल, 18 नहीं है, 21 है ना। 21। नहीं, बाहर के भी तो ऐड करोगे 21, तो हमारा एलिमेंट्स 21 थे ही नहीं। बात समझ में आई कि हम इस तरह अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि कौन बीच में, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं, 5 लिख, देखो यहाँ पे फुलफिल तो हो रहा है कि टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे 10 आ रहे हैं, 13 का भी उसका भी सही आ रहा है, बी वाले का, बी वाले में भी 13 आ रहे हैं, बाहर 3 है, लेकिन इन सबको जब ऐड कर रहे हैं तो फिर ये गलत हो रहा है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है, तभी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन कैसे बनेगी, शुरू में ही आप देख लो कि आपको नहीं पता कॉमन क्या है, तो आपने कॉमन को कर दिया x, लेकिन आपको इन्होंने अगर बता दिया टोटल, अगर एलिमेंट, अगर सेट a के एलिमेंट्स टोटल 10 है, तो अगर ओनली a निकालना चाह रहे हो, अगर कॉमन x है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस x। की बात सबको समझ में आई? और अगर जी 13 टोटल दिए हुए हैं बी के, और आपको पता है कॉमन इसके यहाँ पे x लिखे गए हैं, तो यहाँ ओनली बी वाले क्या होंगे, 13 माइनस x होंगे। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ 2 कॉमन है, तो 13 माइनस 2 कर दूंगा, तो मेरे को ओनली बी वाले 11 मिल जाएंगे। कॉमन का वर्ड तो मतलब तो समझ रहे होगे ना, कि जो ए के साथ आ रहे हो। तो जब ये सारे हो जाएंगे ना, तो आपके पास इक्वेशन बन सकती है। आप इसको 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 और इसको प्लस करके इक्वेट कर सकते हो, किससे, 20 से। आई बात समझ में, क्योंकि 20 इन्होंने टोटल दिए हैं, यूनिवर्सल सेट है 20। इस तरीके से निकाला जाता है। आगे चलता हूं मैं। द हाइट h of each of 100 students is measured. Table shows the result. एस्टिमेट ऑफ मीन, ये हमारा स्पेसिमेन हमारे वाले में भी आया था, एस्टिमेट ऑफ मीन, मोस्ट लाइकली आप लोग के पेपर में आ सकता है, तो देख मेरे लेना। पेपर में आया तो सर ये P1 में। आया था P1 में, देखो P1 में भी आया था ये। मिड पॉइंट्स निकालने हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने होते हैं। अगर रेंजेस दी हुई हो तो 162.5 हो जाएगा। अगर किसी को मिड पॉइंट डायरेक्ट नहीं निकालना आता, तो वो कैलकुलेटर में क्या कर सकता है, दोनों को ऐड करे, दोनों रेंजेस को ऐड करे, दोनों क्लासेस को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। लिमिट्स को, सॉरी क्लासेस कह रहा हूँ, दोनों लिमिट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर देना। जैसे अगर 165 और 185 मुश्किल है ना, तो 165 प्लस 185 करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ रहा है हमारा 175। वैसे 165 और 185 के बीच में 175 ही आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा, नहीं पता चल रहा, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। अब जरा मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला है। अभी मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये सिग्मा एफ एक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन के लिए m इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। सो सिग्मा मतलब सम, एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स,
f multiplied by x plus f multiplied by x plus 41 multiplied by 162.5 plus 22 multiplied by 175 सिग्मा एफ एक्स हो गया अपॉन सिग्मा एफ टोटल 100 है। बाकी काम कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर में सही इनपुट करना है, जैसे 77 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 155। अक्सर प्लस माइनस की, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख देते हैं, ये गलती नहीं करना। प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाय 162.5 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 175। ये आ रहा है मेरा 16037.5 डिवाइड बाय 100, 2 डेसिमल पीछे ले जाओ, ये बन जाएगा 160.375। अब इसमें अक्सर सवाल आता है, मुझसे अक्सर ही आता है सर कि मैंने 160 लिख दिया था, तो क्या आप भी तो कहते हैं सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें, या मैंने 160.3 लिख दिया था। तो एक बात जरा समझो, ये बात इंपॉर्टेंट है, सब सारे सुनना। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये नेवर एंडिंग डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ये एग्जैक्ट आंसर दे रहा है 160.375। इसके आगे की कहानी चली नहीं रही है। तो जो हमारे स्टॉप हो जाते हैं डेसिमल्स, या हमारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उसका आंसर एक्यूरेट एग्जैक्टली लिखा करो, उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, शेप वगैरह में भी ऐसे ही आ जाए जैसे हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लिख लो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट लिखो आंसर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पॉइंट्स चलते आ रहे हैं, वो अक्सर इरेशनल में आता है। जैसे अगर आप पाई यूज करते हो तो आपका आंसर आता है, फिर ऐसा पाई यूज करने की वजह से आपका फिर नेवर एंडिंग डेसिमल्स में आता है, तो आप उसमें 2 डेसिमल प्लेस की राउंड ऑफ कर सकते हो, या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर का फाइनल आंसर राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, या एज इट इज भी लिख दो, जितना आप लिखना चाह रहे हो, कोई इसमें कोई वो नहीं है, मार्किंग नहीं है। ओके अच्छा, डायग्राम shows a quadrilateral ABCD formed from 2 triangles ABC and ACD। ठीक है, नजर आ रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे, और ऊपर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ भी है। कैलकुलेट द एंगल BAC निकालना है, बहुत आसान है। ये निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आराम से निकलेगा। इसके सामने वाली लेंथ जो है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और 2 एंगल्स के बीच में क्या कहलाती है? बेस। तो मैं क्या लगाऊंगा? tan लगाऊंगा। tan थीटा इक्वल्स 14/12। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 14/12। कैलकुलेटर का काम है बाकी। $49.39, तो 49.4 49.39 लिख देते हैं। डेसिमल प्ले इसमें क्या होता है, वन एंगल्स की भी अलग ही पहचान है। एंगल ज्यादातर 1 डेसिमल प्लेस में लिखे जाते हैं, तो 49.4। आगे कैलकुलेट BD निकालना है। अच्छा, BD निकालना है। BD का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन बनानी पड़ेगी फ्रॉम B टू D। सर कोसाइन रूल लगेगा यहाँ पे। देखते हैं। तो अगर हमें एक्स्ट्रा एक एंगल बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो अगर हमें ये 62 हमने अभी निकाला है, तो ये भी 62 तो पहले से मौजूद है, हमने 49.4 निकाला है, तो हम टोटल एंगल को ऐड कर सकते हैं। और फिर क्योंकि नेबरिंग साइड्स मौजूद है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो जैद, हम लोग क्या कर सकते हैं? कोसाइन रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं अलग से ट्राइंगल बना लेता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। देखो, इस ट्राइंगल में हमें नेबरिंग साइड्स दी हुई हैं, और बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ है। बीच में एंगल क्या है? 62 प्लस 49, पूरा का पूरा एंगल कंसिडर करेंगे। बीच में लाइन जो बनी हुई है वो सर छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। जी, मेरा 10 तो 54.88 आ रहा है। क्योंकि आपने मोस्ट लाइकली 12/14 लिखा होगा। नहीं, जी उससे तो 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फिर भी गलत आ रहा है। 14 डिवाइड बाई 12 करो, अब आया सही? इनवर्स भी तो डालना। tan इनवर्स ऑफ 14/12 करो, इंस्टा देखो सही आ रहा है। सर वापस यही आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? 10 इनवर्स 14 डिवाइड बाय 12 कर रही हूँ तो 54.88 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा भी सर यही आ रहा है, 49.4 आ रहा है मेरा, मतलब राउंड ऑफ करके यही हो रहा है। एक काम करो इंस्टा, एक काम करो, मोड दबाओ,
मोड दबाने के बाद 9 दबाओ, मोड दबाओ कैलकुलेटर में, फिर 9 दबाओ, सॉरी शिफ्ट दबाओ और 9 दबाओ, शिफ्ट दबा के 9 दबाओ और 3 दबाओ और इक्वल्स टू दबा दो, कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा आपका। जी अब सही आ रहा है। सही आ रहा है, और कोई शायद रेडियन या डिग्री कुछ हुआ होगा उसके अंदर। बहरहाल आगे चलते हैं, बी डी निकालते हैं। तो कोसाइन रूल लग रहा है यहाँ पे, कोसाइन रूल लग रहा है तो नेबरिंग साइड्स मौजूद है, हमें साइड निकालनी है। बी डी स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर minus 2 times of 12 multiplied by 15 multiplied by cos 114 111.4। कहाँ से आया ये? मैंने टोटल एंगल कर लिया था। अब क्या करोगे? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर यूज करना है। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स दिखा सकते हो, दिखाना चाहो 12 स्क्वायर क्योंकि 4 मार्क का है तो स्टेप्स दिखा दोगे तो अच्छी बात है, मार्क्स मिलेंगे, इसमें गलती भी नहीं होगी। 225 माइनस, अब इसको कर लेते हैं अलग से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 111.4, ये आ रहा है माइनस, माइनस जरूर कंसिडर करना, 131.355। आगे करेंगे इसको, ये आ गया आपका 500.355। फिर अंडर रूट करेंगे इसको ताकि एक साइड से रिमूव हो जाए। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बी डी इक्वल्स टू 22.36। कंफर्म करो। 22 23। 22.36। जी मेरा भी यही आ रहा है। हाँ जी जैद, ये आ रहा है। 23 आ रहा था मेरा तो खैर। कहीं राउंडिंग ऑफ कर दिया आपने पहले ही। देखो जो लिखते हैं ना वो आप कैलकुलेटर में जो सीक्वेंस चल रही होती है ना आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो ये जो मैं लिख भी रहा हूँ ना मैं इसको फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ मैं कैलकुलेटर की सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, कैलकुलेटर जो चला रहा है वो चल रहा हूँ मैं, वैसा चल रहा हूँ सही सही, जब भी ऐसा होगा। मैं। फिर भी 22.36 ही आ रहा है अगर मैं इस वैल्यूज को भी देख रहा हूँ तो डोंट वरी, तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तो आंसर क्या होगा? 22.4 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग लिखना चाहो 36 भी लिख सकते हो, 4 लिख रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे दिया। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए सी, डी टू ए सी। अब इस लाइन को जरा इग्नोर करो और इसको गौर से देखो। ये बोल रहे हैं मुझे फ्रॉम डी टू ए सी, ए सी की लाइन अगर ऐसी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है आपको बिल्कुल परपेंडिकुलरली फ्रॉम डी आपको नीचे जाना है, ऐसे, समझे? बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउन जाना है फ्रॉम टू द लाइन टिल द लाइन ए सी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्योंकि 90 डिग्री आप परपेंडिकुलरली नीचे गए हो तो ये आपको एक ट्राइंगल बनना नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स से अगर मैं इसको कह देता हूँ एम, तो आपको एडीएम एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। आपको ये निकालनी है, ये जहां पे मैंने एक्स लगाया है। तो आप क्या यूज कर सकते हो? साइन यूज कर सकते हो यहाँ पे। साइन बहुत आसान है, साइन 62 इक्वल्स एक्स अपॉन 15। अगेन ये 2 मार्क का होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो ये 1 मार्क का ही होना चाहिए था। सर ये आपने साइन 62 कैसे लिखा समझ नहीं आया। एंगल 62 है ना यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, सही सही। सही है, और एंगल के सामने वाली जो लेंथ है वो हमें परपेंडिकुलर कहलाती है और राइट एंगल के सामने वाली हमारी हाइपोटेन्यूज कहला रही है। जी। तो ये जाएगा 15 साइन 62। कैलकुलेटर में डालो 15, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है उस तरह डालो, 15 साइन 62 13.244 13.244 13.244, तो ये हो जाएगा आपका 13.2 आंसर। सर अल्लाह करे ऐसा पेपर आ जाए। हाँ आसान लग रहा है, अल्लाह करे आसान आ जाए। अगर पेपर टू उन्होंने मुश्किल दे दिया, पेपर 4 आई पेपर 2 ऑफ IGCSE एंड पेपर 1 ऑफ ओ लेवल अगर मुश्किल आया है, आप लोगों को लग रहा है मुश्किल है, तो हो सकता है कि ये लोग पेपर 2 थोड़ा सा हल्का रखें। टेंशन नहीं लो, अच्छा करोगे आप लोग।
जी सर इंशाल्लाह। चलो हांगकांग कह रहा हूँ, सॉरी, हांग हैज 4,000 टू इन्वेस्ट. She invests 2,000 at a rate of 2.5 per year simple interest. Simple interest क्या था भाई? PRT upon 100. बिल्कुल सिंपल सादा सा इंटरेस्ट होता है, डायरेक्ट परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT upon 100. She also invests 2,000 at a rate of 2% compound interest. Compound interest का फॉर्मूला क्या है? Amount is equal to principal bracket 1 plus R upon 100 की power n. This is also the formula for the exponential growth, right? डीके के लिए बीच में माइनस आ जाता है जी, बिल्कुल. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 years. तो टाइम हमें दिया हुआ है 8 साल है, तो हम कुछ पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी कितनी है? प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 है, 4,000 नहीं है, याद रखना 2,000 है. रेट 2.5 है, टाइम हमारा 8 साल है, अपॉन 100. पहले निकलेगा इसमें से सिंपल इंटरेस्ट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 20, 400, $400 इसने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है. तो टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2,400. ओके, किसी को समझना है? समझ में नहीं आया तो पूछ लो. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं 2% पे कंपाउंड इंटरेस्ट. अमूमन कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा बड़ा आंसर आता है, लेकिन इन्होंने रेट कम किया हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि छोटा भी आंसर आ सकता है. तो खैर प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2,000 ब्रैकेट 1 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर 8. मेरे हिसाब से तो छोटा ही आंसर आएगा, 2,400 से छोटा आंसर आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेट कम कर दिया है. रेट कम करने से आंसर में फर्क पड़ता है. जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल अमाउंट के बाद जो लिखा हुआ है उसी तरीके से कैलकुलेटर में लिखना. कोई अलग अलग ब्रेक कर करके नहीं लिखना, तो आंसर आप लोगों का तंग नहीं करेगा, सही आंसर आएगा. जैसे अगर आ रहा है हमारा 2343.3, ये आप लोग का आंसर है 0.32. मैंने कहा ना, इस तरह 2 डेसिमल प्लेसेस में लिख सकते हो. अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 डेसिमल प्लेसेस में लिख दो, काफी है, सही लगता है 2 डेसिमल. और वैसे भी डॉलर्स है तो 2 डेसिमल प्लेस में तो लिखना ही लिखना है. डॉलर्स को 2 डेसिमल प्लेस में लिखना होता है अगर आपका नेवर एंडिंग होता है. तो रीजन, क्योंकि सेंट्स को इंक्लूड करते हो फिर आप. ठीक है, तो ये अगर लेट से आप लोग 3 डेसिमल प्लेस उठा लो तो 18 हो गया, फिर इसको राउंड ऑफ करके नीचे लिख सकते हो 2343.32. ये कंपाउंड से आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट से कितना था? 2400. फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन 4,000 इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 8 years. अच्छा, इसने टोटल कितने कमा लिए? इसने क्या किया था? इसने 2,000 डाले सिंपल इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में और 2,000 डाले कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में. टोटल अर्न कितना कर लिया? $743.32. अच्छा, हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंट अर्न किया. तो हम सिर्फ अर्निंग्स को देखेंगे. अर्निंग कितनी है बताओ? 743.32. 743. ओके, गुड, जबरदस्त. 743.32 ये इसकी अर्निंग्स है. इसकी परसेंटेज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 थी. या मैं, चलो अगर मैं लग रहा है कि मैं उल्टा कर रहा हूं तो मैं बता देता हूं. इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4,000 थी, जो कहलाएगी 100% की. और अगर मैं इसकी अर्निंग्स की बात करूं, परसेंटेज इंक्रीज की बात करूं इन द इन्वेस्टमेंट, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन 4,000 इन्वेस्टमेंट, तो फिर हम लेंगे 743.32 और यहाँ पे लिख देंगे x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए कि कितना इंक्रीज आया है. 18.55%, राउंड हाँ, ऑफ 18.6. 18.6 ले लेंगे. 18.583, 18.6. अगर कोई बच्चा परसेंटेज लगाना चाह रहा है कि वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो ऊपर आ जाएगी अर्निंग्स, नीचे आ जाएगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. ऐसे भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है. चलो, फाइंड नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट
it takes for the compound interest investment of 2000 to become greater than 2500। एक बार बताओ, 8 साल का डेटा हमारे पास मौजूद है कि 8 साल में इसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? जी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल वाला गेम आ गया, इसमें हमें टाइम नहीं पता। अब अगर हमें टाइम नहीं पता ना, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2000 1 + 2/100, पावर क्या थी? 8। 8। ठीक है, अमाउंट बनेगी। अगर हमने पावर 8 रखी है तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? अभी ऊपर देखने तो 232 समथिंग आ रहा था ना, 2343। अगर हम लोग फिर पावर बढ़ाते रहे इस तरीके से, फिर पावर बढ़ाते रहे, ट्रायल्स दिखाएं इन लोगों के, हाँ हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आ गया 2343, अब हम 9 पे कर लेंगे। अगर हम 2-4 भी ट्रायल्स दिखा देंगे तो वो मार्क दे देंगे, हमें सिर्फ ट्रायल दिखाने होते हैं, वरना गेम पूरा का पूरा कैलकुलेटर का है इसके अंदर, ट्रस्ट मी। आप लोग ट्रायल दिखा दो, जैसे यहाँ पे दिखा दी 9 की ट्रायल दिखा दी, 9 का आंसर क्या आ रहा है, सॉरी मैंने तो लिख दिया था, 9 का आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर देख सर खोलना कैलकुलेटर में। हाँ बोलो। इसका 12 वेयर आ रहा है, वो आंसर 12 आ रहा है, मैंने 9 के नहीं देखा। हाँ आंसर 12 आएगा, वो तो जाहिर है, अगर कैलकुलेटर सिर्फ यूज करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, लेकिन एक आध ट्रायल दिखा देना 9 का आ इसकी। रहा है 2390.18। सही है, गुड। अब कैलकुलेटर में, इंस्टा कैलकुलेटर में डाला होगा आपने। जी। अब एक काम करो, कैलकुलेटर में रीसेट नहीं दबाना, इसी में आप 9 की जगह फिर आप कैलकुलेटर में लिख दो 10, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 2437.98। गुड। तो हमने ऐसे लिख दिया फॉर 10 ईयर्स, ये आ रही है अमाउंट। फिर हमने करा फॉर 11 ईयर, फिर बताओ कितना आ रहा है? 2486.74। गुड। और फिर हमने कर दिया लास्ट में फॉर 12 ईयर्स, तो वो कह रहा है एटलीस्ट 2 ट्राई तो होनी चाहिए, तो हमने सारी ही कर दी, तो हमने यहाँ तक कर सकते हैं। 2536.48। गुड, परफेक्ट। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया ग्रेटर देन 2500 का पहुंचेगा जब 12th ईयर चल रहा होगा, तो इसका 12 आंसर है। ठीक है, गुड। अच्छा, एलन इन्वेस्ट 5000 एट अ रेट ऑफ R per year compound interest at the end of 15 years the value of investment is 7566। find the value of R। compound interest यूज हो रहा है इसके अंदर भी फॉर्मूला, अमाउंट पता है, अमाउंट P1 + R/100 पावर n था, अमाउंट की जगह हमें पता है अमाउंट क्या होगी, 7566। प्रिंसिपल की जगह 5000 लिखेंगे, 1 + R/100 की पावर हम लिख देंगे 15। अब जरा इसको सॉल्व करना है, पहले करो 5000 को वहां डिवाइड, पहले एक्सपेंशन तो हो नहीं सकती, एक्सपेंशन नहीं करोगे क्योंकि 15 को सॉल्व करना पड़ेगा, 15 को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्या करो, 5000 को वहां डिवाइड करवा दो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये बन जाएगा 1 + R/100 की पावर 15। 7566 डिवाइड बाय 5000 करो, 15.132। 15 पॉइंट नहीं होगा, 1.5132 होगा, चेक करो। जी सॉरी, हाँ मैं 500 कह रही हूँ। उसके बाद R/100 की पावर 15। अब मुझे 15 रिमूव करना है तो मैं वो लगाऊंगा, रूट 15 रूट लगाऊंगा, 15 रूट समझते हो? सर बल्कि 0.15132 आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, चेक करो इंस्टा, वापस चेक करो। बल्कि सही आ रहा है, रुक जाए। सही है, सही है। अच्छा, आप कैलकुलेटर में आप लोग शिफ्ट दबा के वो फंक्शन होगा जिसमें आप लोग रूट को, अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर में एक फंक्शन होगा जिसमें आप रूट से पहले नंबर को एडिट कर सकते हो, जैसे उसमें पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा 15 और आप लिखोगे 1.5132। अगर कंफ्यूजन है, नहीं पता, तो मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ, मेरा बड़ा सा कैलकुलेटर है, इसमें बड़ा सा खुलेगा। सर वो लॉग वाला भी बता दे।
हेलो। 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 ये दो दो अरीब क्यों है हमें? अरे वो अथर है। अच्छा अच्छा। जी मैं आप लोग कैलकुलेटर दिखा रहा था, नजर आ रहा है आप लोग को? जी सर। देखो ये जो फंक्शन है ना हमारा यहाँ पे, ये रहा, ये वाला। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन ये, अच्छा हाँ जूम इन हो रही है, ओके। हाँ ये देखो ये रहा। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ 15 लिखोगे साइड पे, पहले रूट से पहले, फिर आपके पास जो भी नंबर आ रहा है 1.5132 ये लिखना है, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो आप लोग के पास है ना यहाँ पे, ये इस कैलकुलेटर के अंदर नहीं है। आप लोग की कैलकुलेटर्स में क्या होगा, शिफ्ट दबाओगे जब आप लोग, और ये रहा, बल्कि मिल गया। देखो शिफ्ट दबाओगे और ऐसा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये वाला जो मैं ये दबा रहा हूँ, ये देखो ये नजर आ रहा है। मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं। इसको यूज करोगे ना जब शिफ्ट दबा के, तो ये आपका खुलेगा। जहाँ पे, अच्छा अब आप अंडर रूट से पहले क्या लिखोगे 15, और बाद में आगे क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, जो आप लोगों के पास था 1.5132, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 1.02799। ठीक है, ओके। यही चीज मैंने यहाँ पे करी, और जब मैंने यहाँ पे की तो आपका आंसर आ रहा है 1.0279 है, और यू कैन से 279 ही ले लो, चलो कोई मसला नहीं है। अब क्या होगा, ये 1 वहां जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0279 इक्वल्स आर अपॉन 100। फिर ये आर वहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2.79 इक्वल्स टू आर, 99 था, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू 2.799 भी लिख सकते हो, या 2.8 भी लिख सकते हो। परसेंटेज है 2.8 लिख तो ज्यादा बेहतर है, 1 डेसिमल प्लेस में होती है परसेंटेज। ठीक है, जो ऊपर के पार्ट में मार्क्स दिए थे ना, यहाँ पे कसर पूरी कर लिया उन्होंने। नहीं नहीं आसान है, इंटरेस्ट में मुश्किल नहीं है। आसान है मतलब स्टेप्स ज्यादा है ना, वो कह रहा हूँ मैं। स्टेप्स आते हैं हाँ, रूट 15 रूट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है, कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से लेंथ इजी है, मुश्किल नहीं है, बस गलतियां बहुत होती हैं, जैसे इंस्टा से हो रही है। इंस्टा कैलकुलेटर यूज करके भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करना गलती नहीं करो, वरना अच्छा खासा आप जी लोग जो मेहनत की, अच्छा खासा जो करते हो ना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, जी। ओके 15 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन u इक्वल्स 7 एंड x इक्वल्स टू 25। आसान है, y इक्वल्स अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर एंड x 25। हमारा काम नहीं है, कैलकुलेटर काम है। वैसे तो यहाँ पे कर भी सकते हैं, हमारा काम भी बोल सकते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा, इसका 35 आंसर होगा। मैंने कैसे फिगर आउट कर लिया, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इस पे भी रूट लगा हुआ है, तो रूट 25 5 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर में कर लेना। रीअरेंज द फॉर्मूला टू राइट x इन टर्म्स ऑफ u एंड y। ठीक है, रीअरेंज करना है फॉर्मूला को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लूंगा मैं सबसे पहले, ताकि रूट खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग करने से खत्म हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर एंड एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स एक्स। अगर मर्ज करके लिखना चाह रहे हो तो मर्ज कर लो, ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे भी कोई मसला नहीं है, वरना मर्ज भी कर सकते हो स्क्वायर को। मतलब कोई बच्चा अगर ऐसे लिख देना कि सर ये दोनों पे स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर ले लूं, तो ले सकता है। आगे चलते हैं। इज अ पॉइंट
7,2 and B is a point -5,8. ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ AB। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 है तो ये हो जाएगा -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस 8 -2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 36। 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 180। अंडर रूट ऑफ 180 क्या आंसर? अंडर रूट ऑफ 180, अंडर रूट ऑफ 180 का क्या आंसर आ रहा है? 13.416। तो ये हो जाएगा 13.4 और यू कैन से 13.41। सही आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line that is perpendicular to AB and that passes through the point -1, 3 passes through this point and it is perpendicular to AB, which means if we calculate the gradient of AB, अगर हमने gradient of AB निकाल लिया तो वो हम gradient यूज कर सकते हैं, उसको नेगेटिव साइन चेंज रेसिप्रोकल करेंगे और फिर हम इस कोऑर्डिनेट को यूज करके इक्वेशन बना लेंगे। बहुत आसान चीजें करते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ AB निकालते हैं। एम ऑफ ए बी ये हमारा टारगेट है। एम ऑफ ए बी कैसे निकलेगा? ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं ऊपर, देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आप लोगों का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 6 अपॉन -12, 1 अपॉन -1/2 हो जाएगा। तो फिर m ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वो कितना होगा? वो होगी 2। क्यों? साइन चेंज किया और रेसिप्रोकेट कर दिया इसको। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट होता है। y की जगह 3 लिख दिया, m की जगह हमने 2 लिख दिया, x की जगह -1 प्लस c। ये बन जाएगा 3 इक्वल्स टू -2 प्लस c। 3 प्लस 2 हो जाएगा, c इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और जब c इक्वल्स टू 5 आ गया, वापस से y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट पे हम लोग y m की जगह 2 लिख देंगे और c की जगह 5 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। सर जी, ये क्वेश्चन शुरू से थोड़ा समझा देंगे वापस? पार्ट बी। जी, इसका शुरू का पार्ट समझ नहीं आया। देखो, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर टू AB मींस दैट अगर आपके पास AB का ग्रेडियंट है तो उसी के, या अगर मैं परपेंडिकुलर का मतलब समझाऊं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन 90 डिग्री से क्रॉस कर रही होगी। अब 90 डिग्री से कहाँ क्रॉस कर रही होगी वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होता है कि वो मिड पॉइंट से कट करती है, बट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि 90 डिग्री बनाएगी। मतलब गेम ये होगा कि अगर इसका जो भी ग्रेडियंट आता है, जैसे यहाँ 1/2 आ रहा है, तो उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट। सर एक मिनट हल्का सा ऊपर करेंगे, क्वेश्चन पढ़ना है मैंने। सही है, समझ गया मैं कंफ्यूज हो। AB का ग्रेडियंट निकाला, उसको रेसिप्रोकेट कर दिया और साइन चेंज कर दिया और उसके बाद उसी को यूज करके मैंने कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था वो यूज करा, y + mx + c किया, आंसर निकाला। ओके सर, समझ गया। चलो 17, एरिया ऑफ ट्राइंगल आसान है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन x। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन x। ओके, x की बात नहीं कर रहे, साइन x की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो याद रखना 1/2 AB sin c लगाना है। एरिया की जगह क्या लिख दोगे? 50 1/2 ए बी क्या है? 18 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय साइन x। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 13 इक्वल साइन x। अभी मैंने किसी को कैंसिल नहीं किया, मैंने ऐसे सॉल्व किया कि बस एक ही दफा कैलकुलेटर उठाऊं और सॉल्व करूं। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 13। डायरेक्ट भी कर सकते हो, फ्रैक्शन आ जाता है आप लोगों के पास उसमें कैलकुलेटर में, फ्रैक्शन में डाल देना इसको। तो ये आ रहा है आपका साइन x इज इक्वल्स टू 0.427। कैलकुलेशन मैं इस तरह करता हूँ, जिसको जिस तरीके से करनी है उस तरीके से कर सकता है, बस गलती नहीं करना।
तो आंसर आ रहा है 0.42427। इसमें साइन इनवर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मांगा नहीं था साइन एक्स का, ये आंसर मांग लिया था तो हमने साइन एक्स का आंसर दे दिया। इन एक्स एंगल एक्स नहीं मांगा था इन्होंने, साइन एक्स का आंसर मांगा था। आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 12y इक्वल 6y माइनस 3 और 12y माइनस 6y इक्वल्स माइनस 3, 6y इक्वल्स माइनस 3, y इक्वल्स माइनस 3 अपॉन 6, y इक्वल्स माइनस 1 अपॉन 2। 3 मार्क ऐसे ही मिल रहे हैं आप लोगों को। चलो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। नहीं बना हुआ, बना सकते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ओके, क्रॉस सेक्शन है और एक प्रिज्म बनी है। टोब्लेरोन थी ना, उसकी एग्जांपल है। अच्छा, साइड्स भी दी हुई है 6 बाय 6 बाय 6 की, ठीक है। लेंथ भी दी हुई है प्रिज्म की, कितनी है? 20 है। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालने से पहले हम जरा ये तो देख लें कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे कैसे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें हाइट चाहिए होती है। या फिर आप लोग ए बी साइन सी से भी निकाल सकते हो क्योंकि एंगल 60 होगा, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। हम क्या कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं जो कि क्रॉस सेक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 18 साइन 60, ये आंसर आ रहा है 9√3। एंड में हम लोग वो करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, अभी नहीं करना कुछ भी। तो ये आ गया, एक एक का आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे भी सेम टू सेम ट्राइंगल मौजूद होगा। तो ये हो गया 18√3। ये आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकल गए, ये साइड पे हो गए। अब मुझे बताओ कितने रेक्टेंगल रेस्ट कर रहे होंगे इस पे? कितने? 3 होंगे सर, 3 और शेप। 3 होंगे, गुड, जबरदस्त, 3 होंगे। एक यहाँ होगा, एक उस तरफ होगा और एक बेस पे होगा, ऐसा ही है? जी। क्या तीनों आइडेंटिकल होंगे? यस रीजन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था। सही है। जी। 3 ब्रैकेट में हम अंदर 20 मल्टीप्लाई। हाँ, 3 ब्रैकेट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 ब्रैकेट में हमने लिख दिया 6 टाइम्स 20। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया था हम लोगों ने, कुछ नहीं करना। अब टोटल एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 360 प्लस 18√3। एज इट इज कैलकुलेटर में डाला है, हमारा आंसर आ रहा है 391। कोई और भी कंफर्म करो। 391, ठीक है, गुड। 391.17 आ रहा है। 391 भी लिख सकते हैं आप, 391.17 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये खास जैद के लिए है, ये आप लोग बच्चे को सिर्फ देख सकते हो लेकिन आप लोग उसमें नहीं है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द वैल्यू ऑफ यू। जैद देखो, नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है जी सर। आईजीसीएससी वाले बच्चों के लिए ये सही है। तो जैद देखो, अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है नॉर्मल और उसी का dy/dx दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल इक्वेशन है हम उसका खुद भी तो dy/dx निकालें ताकि हम इनके आंसर को और अपने आंसर को कंपेयर कर लें। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो हम dy/dx करते हैं इसको। जो इक्वेशन है dy/dx कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, 2 को k से जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं बेस से, और जो पावर होती है उसको फिर हम लोग -1 भी करते हैं। याद आ रहा है? जी सर। गुड। और उसके बाद ये हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा अगला? 7ux और वो x की पावर 6। 6 हो जाएगी, शाबाश। अच्छा, हमारा dy/dx ये आया है, इनका dy/dx ये आया है। तो ये हम लोग अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इनका ये है, अपना ये है, तो इनको अलग कर लो। हम बोलेंगे 18x(k-1) इक्वल्स 2k(x)(k-1). सही है, अलग अलग चलो कर 2 दिया। के है या 2 1 है? 2k है, 2k(x-1) है ना? 21 नहीं है सर? 21 थोड़ी है ये। एक मिनट, रुको रुको रुको। नहीं 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 नहीं, मेरे मेरे हाइलाइटर को देखो, अच्छा अच्छा। किस किस को मैंने क्यों लिखा है इक्वेट, देखो अब समझ गए। इक्वेट किया है मैंने, सही 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 इन वालों को मैं यहाँ इक्वेट कर रहा हूँ, ये देखो। सही सही। अब क्या करोगे, ये काट दो,
और सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लो, तो ये के इक्वल्स टू 9 आ गया। कितना आसान है ये, लग रहा था कितना कितना डरावना होगा ये, जी बहुत सर। आसान है। तो ये हो जाएगा 21/7 इक्वल्स टू यू। जो आगे मैथ्स परस्यू करेगा उसके पास ये आएगा। डिफरेंशिएशन आगे ए लेवल्स के अंदर है। आईजीसीएसई में बस एक अच्छी चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वरना मुझे आईजीसीएसई बस सही लगता है, ओ लेवल्स बेहतर लगता है, क्योंकि ओ लेवल ज्यादातर क्योंकि मेजोरिटी भी करते हैं शायद इसलिए मुझे बेहतर लगता है, वरना तो आईजीसीएसई की भी अपनी वो है, जाहिर सी बात है। आईजीसीएसई का बस एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि वो पहले से डिफरेंशिएशन का एक्सपोजर बच्चों को दे रहे होता है। तो अच्छा अच्छा फायदा इसका ये है कि जब वो ए लेवल्स में आता है तो वो डरता नहीं है कि dy अपॉन dx क्या है, तो पता होता है। सर ये मेजर चीज होती है ए लेवल्स में। ए लेवल्स समझो dy अपॉन dx और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेन चीज है, मेन वेटेज रखता है ए लेवल्स के अंदर, और बहुत मजे की चीज होती है, बहुत मजा आएगा। जो आगे ए लेवल मैथ्स ले रहे हैं ना उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या तो दो चीजें होती हैं, या तो बहुत अच्छा लगेगा या तो बहुत बुरा लगेगा, बीच में कुछ नहीं होता। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ये गेम है। लेकिन ए लेवल्स के दूसरे साल में जाके इंटीग्रेशन ऐसी खतरनाक हो जाती है ना, इतनी चैलेंजिंग हो जाती है, लेकिन बहुत मजा आता है। तो तैयार रहो जो ए लेवल मैथ्स ले रहा है आगे। चलो डराओ नहीं। सर मैं नहीं तो मजा आएगा, ट्रस्ट में मजा आएगा। या तो आप बहुत अच्छे होगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, या तो आप बहुत बुरे होगे, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन मेरा 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 मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अच्छे होगे डिफरेंशिएशन में। हाँ कह तो सही रहे हैं। मैंने 4 लिए थे सब्जेक्ट। जब ये मैं नहीं करूंगा आगे लेवल्स। नहीं लेवल से मजा आएगा। अब ए लेवल्स का ये होता है अक्सर एएस में बच्चा जाता है तो वो फ्रीडम मिलती है उसको बहुत ज्यादा। उसको होता है भाई मैं तो शेर हूँ, ओ लेवल्स क्रैक करके आ रहा हूँ। तो उस चक्कर में वो जो है वो आधे साल तो जो जो 5 महीने होते हैं उसमें पढ़ाई करता ही नहीं है। उसके बाद एकदम से उसको एकदम अटैक आता है कि यार पढ़ना चाहिए था, ये तो मैंने पूरा टाइम जाया किया है। फिर वो एकदम पढ़ रहा होता है, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इस तरह का मामला चलता है। तो पहले से भाई पढ़ाई करके रखना, ताकि एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि तुम लोग फंस जाओगे यार सर हमने पढ़ा नहीं। जी सर। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये 5p अलग ही होता है। मुझे अपने टाइम भी याद आ गया जब मैं ए लेवल्स में था, ओ लेवल्स अच्छा क्रैक कर दिया। ए लेवल्स के बाद कॉलेज वाले खुद भी इतनी एक्टिविटीज करा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या, हम लोग फ्रीडम हमारे पास आ गई है, क्या हुआ है, हमने तो भाई दुनिया फतह कर ली है। कोई पढ़ाई का वो खत्म ही हो गया एकदम से। फिर हमें मेरे मुझे समझ में आ गया था गेम। मैंने बोला यार अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी ना तो मैं एंड में फंसूंगा। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे पता है क्रैक कैसे करना है, ओ लेवल्स क्रैक कर लिए, ए लेवल्स भी कैसे क्रैक करना होगा, जाहिर है पास पेपर की, और हर चैप्टर की पास पेपर्स करने हैं, टॉपिकल्स फिर ईयरलीज करने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे भी किया है। तो मैं लग गया, मैंने बोला भाई वो लोग अलग करें, मैं अलग जा रहा हूँ। तो मैंने अपना अलग से हिसाब से, और फिर आपको पता है आपका यूट्यूब बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब में मिलते हैं। और अब आपकी बुक इतनी अच्छी दोस्त नहीं रहती, नोट्स अच्छे रहते हैं, बुक्स कहीं कहीं काम आती हैं, और टीचर्स के लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और टीचर अगर अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, टीचर अगर लेवल्स का अच्छा नहीं मिला तो भाई फिर तो गए। सर मैंने तो पिछले 10 साल में कोई बुक खोल के भी नहीं देखी। हाँ सर बुक्स का खत्म। ये आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी का भी यूज किया है ना? नीचे जी हाँ टू के साथ आपने था बस सही। बिल्कुल बिल्कुल वही किया। ठीक है समझा, मैं इजी लगा था तो मैंने समझाया नहीं, अगर बोलो तो मैं समझा देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर आसान है। ओके गुड। 22 पे आ जाओ, कितने क्वेश्चंस हैं, खत्म हो रहा है बस। 22 पे आ जाओ, वेक्टर्स है, वेक्टर्स ने वैसे ही ट्रॉमा दे दिया है पेपर 1 में। सर ये भी अब्दुल्ला बताएगा क्योंकि पेपर 2 में आएगा वेक्टर्स। अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला आप बताओगे, आर यू रेडी? अब्दुल्ला ने अगर क्रैक कर लिया, मुझे लग रहा है अब्दुल्ला जब ए लेवल्स करेगा तो अब्दुल्ला वाकई सोचेगा कि भाई मैंने तो दुनिया फतह कर ली। हाँ मैंने इंग्लिश कर लिया अब्दुल्ला। चलिए, नहीं आ गया सर, पानी पीने आ गया। गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब्दुल्ला ने ओ लेवल्स अच्छा क्रैक कर लिया इंशाल्लाह, जो कि करेगा ये फिजिक्स भी देखे, फिर मुझे लग रहा है ये कहेगा कि भाई मैंने दुनिया पता कर ली है ओ लेवल्स करके। ए लेवल्स का बदमाश तो नहीं बन जाएगा अब्दुल्ला। अच्छा वो बच्चे कैटेगराइज होते हैं, बहुत मासूम और अच्छे बच्चे भी बनते हैं,
और वो बहुत ज्यादा बदमाश वाले भी बनते हैं। पूरा एक वो चलता है कॉलेज के अंदर पूरा एक सिस्टम बनता है पूरा। बदमाश की ग्रुप गैंग अलग होती है, शरीफ बच्चों की गैंग अलग होती है। सर मुझे यकीन है आप शरीफ वालों में होंगे। हाँ जाहिर है, मैं वो पढ़ने वाला। सर यही जैद होगा। को नहीं बुलाइएगा वरना वो मुझे मारने के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो फ्रेंडशिप हो गई थी ना। मैं आऊंगा भाई तुमसे। अगर होगा इंशाल्लाह मीटअप जरूर करेंगे, अगर सबका हो सका इंशाल्लाह। सर मैं शायद आऊँ इस साल के आखिर में, देखें तो मिलूंगा जरूर चलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो करते हैं कंटिन्यू। पीएल निकालना है। अच्छा रेशोज दिए में, रेशोज का गेम है। ओटी इक्वल्स टू टी है एंड ओपी इक्वल्स टू पी है। एक मिनट वेट करना। ओटी इक्वल्स टू टी है एंड ओपी इक्वल्स टू पी है दिया हुआ है। और ओके रेशो के टी, ओके रेशो के टी 2:1 है। एंड टी एल एंड एल पी 2:1 है। ठीक है ओके। पी एल निकालना है आप लोगों को। पी एल निकालने के लिए हम पी से ओ जा सकते हैं, ओ से के जा सकते हैं, एंड के से एल जा सकते हैं, या फिर और कोई रास्ता है। अच्छा हम ये कर सकते हैं कि ओ से पी चले जाएं, पी से ओ चले जाएं, ओ से टी चले जाएं, टी से एल चले जाएं, तो हमें इसका सिर्फ चाहिए होगा। अच्छा और कुछ कर सकते हैं हम लोग, बल्कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ। हम ये भी तो कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टीपी निकाल लें पहले। पीएल निकालना है तो हम पीटी निकालने, सॉरी पीटी निकालने पहले। पीटी कैसे निकलेंगे, निकलेगा अब्दुल्ला, पीटी कैसे निकलेगा बताओ। जी अब्दुल्ला। नहीं है क्लास में। सर पता नहीं। सर पता नहीं। पी पे खड़े हुए हो आप, पी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो पी से कहाँ चले आओगे, ओ पे। फिर ओ से कहाँ चले जाओगे आप, टी पे। अब समझे। जी। लेकिन जब आप पी से ओ जा रहे हो तो आप रिवर्स ऑफ द वेक्टर जा रहे हो। वेक्टर यूं दिखा रहा है डायरेक्शन, लेकिन आपको उल्टा जाना है तो आप माइनस पी लिखोगे। और फिर ओ से टी जा रहे हो तो वो स्ट्रेट ही जा रहे हो, तो फिर क्या लिखोगे, प्लस टी लिखोगे। ये आपका क्या निकल गया, पी टी निकल गया। लेकिन हमें तो चाहिए था पी एल, चाहिए था हमें तो। पी एल कैसे निकालें फिर, बाकी काम रेशो का है। रेशो क्या दिया हुआ है, 2:1 का रेशो दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर होगा 1/3 ऑफ माइनस पी प्लस टी। ये आंसर है। क्योंकि टोटल हिस्से कितने, 3 हिस्से किए हैं, उनमें से एक हिस्सा किसका है, पी एल का है। तो तभी 1/3 ऑफ माइनस पी प्लस टी। ये बात सबको समझ में आ गई। हेलो, चुप चुप क्यों हो सारे। जी सर आ गई समझ। चलो खत्म हो रहा है बेटा, बस ये खत्म हो रहा है। टाइम अगर ज्यादा हो गया तो बस खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद के एल मांगा। के एल मांगा। के एल के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा हम लोगों को पता है कि ना, अगर देखो मेरी बात सुनो जरा, इसको जरा क्विक इसको समझते हैं एक दफा। अगर हम लोगों को पता है पी एल हमारे पास 1/3 ऑफ माइनस पी प्लस टी है, तो एल टी कितना होगा, 2/3 ऑफ माइनस पी प्लस टी। ये बात पे एग्री करते हो। जी अच्छा एक और चीज, हमें हमें अगर ये पता चल गया, हमें के एल की बात करनी थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि के टी कितना होगा, के टी कितना होगा, रेशो वही था, 1:2 का ही गेम था इधर भी। तो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी 1/3 ऑफ टी, राइट, क्योंकि टोटल टी है वेक्टर इसका। यस ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि 1/2 रेशो है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। 1/2 रेशो है, पूरा का पूरा ओटी जो है, पूरा ओटी हम लोगों को, पूरा ओटी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अगर मुझे सिर्फ केटी से काम है तो मैं बोलूंगा 1/3 ऑफ टी। सर ठीक है। हाँ इसको 1/3 टी लिखना लाजमी है, 3/टी भी लिख नहीं सकते कोई मसला नहीं है, T/3 भी लिख सकते हो। 1/3 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं कोफिशिएंट अलग कर दूं, हैं। वरना सही। कोई मसला नहीं है।
अब मुझे के एल निकालने हैं, तो मैं क्या रास्ता लूंगा? मैं लूंगा के से टी एंड देन टी से एल। तो ये बन जाएगा आपका के से टी होगा 1/3। इनिशियल सा गेम है, के और एल लिखा हुआ होगा तो के पे खड़े हुए हो, एल पे खत्म करना है। ऐसे सोचा करो कि तो के से टी चले जाओ और टी से एल चले जाओ। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे रास्ते बनाना सीखो वेक्टर्स में। के से टी एंड टी से एल जाना है, तो ये हो जाएगा -2/3 ऑफ, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला था? हम लोगों ने तो उल्टी डायरेक्शन निकाली हुई है। हम लोगों ने एल टी निकाला था, लेकिन अब टी एल जाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ -p प्लस टी। अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखवाना चाह रहे हो तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, के एल इज इक्वल्स टू के टी प्लस टी एल। ऐसे समझ जाओगे आप लोग। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा टी माइनस माइनस प्लस प्लस 2p एंड देन -2t/3। ये हो जाएगा आपका 2p माइनस t/3। ये आंसर है। या इसमें भी 1/3 ऑफ 2p माइनस टी भी कर सकता है बच्चा, अगर करना चाहे 1/3 कॉमन ले सकता है। अब देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट होगा इसका। L is extended to point M. L is extended to point M. आगे करके इसको पॉइंट M बनाया जा रहा है आगे। ठीक है, अच्छा। और के एम कितना दे दिया फिर इन्होंने? के एम पूरा का पूरा -2/3t प्लस 4/3p। शो दैट M lies on OP extended। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर पूरा एक्सटेंड किया होगा ना लाइक दिस, तो अगर हम OP भी एक्सटेंड करें ना, तो M lies ऑन ऑन द इंटरसेक्शन लाइक दिस। यहाँ पे होना चाहिए M, यहाँ पे होना चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए। ये शो करके दिखाना है हम लोग को, शो दैट M लाइज ऑन OP एक्सटेंडेड। अगर OP को एक्सटेंड किया जाए तो M वहां लाई कर रहा होगा, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहे हैं, 2 मार्क का सवाल है। के एम, अब इन्होंने के एम हमें दिया हुआ है, के एम का वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है पूरा का पूरा। मैं डायग्राम से सारी चीजें मिटा रहा हूँ प्रीवियस, अब सिर्फ वही समझो जो इन्होंने पार्ट बोला है। तो पूरा के एम हमें गिवन है, पूरा के एम कितना दिया हुआ है इन्होंने? -2/3t -2/3t प्लस 4/3p। ठीक है, अच्छा। हम क्या कर सकते हैं? ओ एम निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लेट मी थिंक। हमें देखना है, अगर हम ओ एम निकाल रहे हैं, जरा एक गौर से सुनना है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम ओ एम निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी बात सिर्फ सुनो, मैं खुद भी फिगर आउट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले ओ एम निकाल लेते हैं। अगर हम ओ एम निकालते हैं ना, तो हम पता है क्या चीज दिखा सकते हैं इन लोगों को? हम लोग ओपी और ओ एम को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर बन जाएगा कॉन्सेप्ट। अब किसको कोलिनियर कॉन्सेप्ट याद है? वेक्टर सेम आते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है। सबको याद है ये बात? यस। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ओ पी, तो हमें पता है पी होता है, ओ एम पूरा आ गया। तो ये ओ एम अगर हम लोग निकाल लें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ओ एम कैसे निकालेंगे? ओ एम के लिए इन्होंने पहले से के एम तो दे दिया, तो वी कैन गो फ्रॉम ओके टू के एम। वी कैन गो फ्रॉम, फॉर ओ एम वी कैन गो फ्रॉम ओके टू के एम। यहाँ ये जजमेंट की है मैंने। अब देखते हैं इसमें कितना होता है फायदा। तो ओके तो आसान है, 2/3 ऑफ कितना था? टी है, 2/3 ऑफ टी। और के एम कितना होगा? के एम विल बी, जो दिया हुआ था इन्होंने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो इसको लिख लेते हैं -2/3t प्लस 4/3p। तो ये हो जाएगा 2/3t -2/3t प्लस 4/3p। तो ये देखो ये कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओ एम कितना आ रहा है? ओ एम आ रहा है 4/3 ऑफ p।
अब एक बात जरा समझो, ये हमें शो करना था, ओ एम पूरा का पूरा कितना आ रहा है 4/3 ऑफ पी, और ओपी कितना है, ओपी सिर्फ पी है, तो हम बोल सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल्स टू, या ओ एम इक्वल्स टू, ऐसे इक्वेशन लिख देते हैं, ओ एम इक्वल्स टू 4/3 ऑफ पी, तो ओ एम इज अ मल्टीपल ऑफ ओपी, मल्टीपल ऑफ ओपी, तो कोलिनियर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा इसमें। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ पेपर 1 का वेक्टर्स मुश्किल आया था या ये मुश्किल है? सर इसका बस लास्ट पार्ट थोड़ा वो लगा मुश्किल, बाकी तो आसान है। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट था ना लास्ट पार्ट में, तो कोलिनियरिटी को प्रूव करना था। हम्म। अदर देन दैट तो अच्छा था, इतना मुश्किल नहीं था। लास्ट वाला पार्ट भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी लंबी हो गई उसके अंदर, वो आसान है। जी फातिमा क्या कहते हो, ये वाला मुश्किल आया या पेपर में मुश्किल आया था? सही सही। ये खत्म नहीं हो रहा कुछ, बस हो कौन खत्म नहीं हो रहा पेपर? गया, ज्यादा हो गई। बस 23 एंड 24 रह गया। सर्च वॉक 7.9 किलोमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर। ओके, किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर। आंसर एंड में किलोमीटर में चाहिए, तो मैं उसको पहले से कन्वर्ट कर दूंगा इनटू किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। एरर को मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लिमिट्स क्या बन के आएंगी, 0.05 प्लस माइनस। अच्छा, अब जी सर। द वॉक टेक्स 133 मिनट्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट्स। चलो 0.5 का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा इसके अंदर, प्लस 0.5 की लिमिट्स हो जाएंगी, 1 मिनट का एरर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज स्पीड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी इस तरह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है और लिमिट्स बाउंड आ जाए ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे अच्छा नहीं लगता कभी सोचता बंदा। स्पीड की जगह हम लोग लिख देंगे, हमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल है, तो न्यूमरेटर को और बड़ा कर दो। जब आप न्यूमरेटर को बड़ा कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर 7.9 किलोमीटर है, को और बड़ा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 7.95। 7.95। डिनोमिनेटर को और छोटा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 132.5। लेकिन मिनट्स में हमें आवर्स में चाहिए, तो उसको डिवाइड बाय 60 यहीं पे लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, जी आ रही है सबको बात समझ में? अब बाकी काम कैलकुलेटर का है, आपका नहीं है, आप लोग परेशान नहीं हो, आराम से हो जाएगा। कैलकुलेटर में बस इनपुट सही डालना। ये हो जाएगा 132.5 डिवाइडेड बाय 60। आंसर बहुत आराम से आ रहा है, 3.6। जी गुड। लास्ट में चलते हैं। The straight line and intersect the curve at the point A and B. Find the coordinates of A, B. सर ये सवाल आया थोड़ा था आखिर में, ये मैं छोड़ के आया हूँ। क्यों छूट गया है, इसमें क्या मुश्किल है? सर समझ नहीं आ रहा था। इंटरसेक्ट, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, हमेशा समझाया है, जब भी इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए कि कर्व और लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो सॉल्यूशंस बनते हैं। याद नहीं है आप लोगों को, सॉल्यूशंस बनते हैं कैसे बनते हैं, आपस में एक दूसरे को इक्वेट करा देते हैं। ये बार बार मैं एक चीज समझाता हूँ, साइमल्टेनियस भी इसी वजह से इस तरह की समझाई है, जिसमें दोनों को सब्जेक्ट बनवाता था मैं, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही बनवाई है। घर आके याद आ रहा था सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत आसान है। अब देखो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा आगे मोस्ट लाइकली। जब आप लोगों ने मर्जिंग कर दी ना, ये मुझे बताओ, ग्राफ ऑफ फंक्शन में हमने ये पढ़ा था, क्या मर्जिंग वगैरह याद आ रही है सबको? जी सर। यस, बाकी बच्चों? जब मर्जिंग हो जाएगी, जब आपके पास एक सिंगल उसमें इक्वेशन आ जाएगी, फिर आगे का काम तो बहुत आसान है। फिर आगे के काम में क्या करना है, ये तो मैं तो कहता हूँ, ये तो मार्क गेनिंग है। सर ये x-5 क्यों लिखा है? समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या कह रहे हो? ये आपने लास्ट में क्या लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। इक्वेशन बनाइए ना, सॉल्व की इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x लिखा हुआ था, तो प्लस x हो गया, और -4 -1 लिखा हुआ था, माइनस ओके 5 आ ओके गया। ओके ओके, सही सही समझ गया। अच्छा, अब लगाएंगे फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -4, a की जगह लिख देंगे 1, c की जगह लिख देंगे -5, और फिर अपॉन 2 a, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आगे का काम कैलकुलेटर का है।
वैसे क्या है 1 है और क्या है 1 + 20 है तो 21 हो जाएगा 21/2। ये x की वैल्यूज आ रही हैं x की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी 1 - √21 -1 और एक आ रहा है आपका आंसर -1 + √21/2। कैलकुलेटर में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो इसमें क्या हो जाएगा इसमें कैलकुलेटर यूज करना ही है ऑफ कोर्स इसमें /2 एक आ रहा है आपका -2.7 करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है क्या करोगे करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो और लिख लो फिर उसके बाद कन्वर्ट कर देना उसको 3 डेसिमल प्लेस के अंदर तो ये हो जाएगा -2.79 राउंड ऑफ कर दिया और दूसरा आंसर आ रहा है आपका साथ साथ कोई कर रहा है मेरे 1.79 -1 + √21/2 1.791 1.791 था ऊपर 1.791 तो 1.79 ये दोनों x की वैल्यूज आ गई हैं अभी हमसे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ 6 मार्क का क्वेश्चन है ये इसके अंदर क्या करना पड़ेगा और हमने x कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए अब हमें y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो y कोऑर्डिनेट्स आप लोग लीनियर इक्वेशन में डाल दो y = 2x + 1 में डाल दो आराम से निकलेगा x आ गया x पार्ट a का आ गया -2.79 और b का आ गया 1.79 a के लिए इक्वेशन में डाल देंगे y निकालने के लिए 2 ब्रैकेट -2.79 + 1 ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट -2.79 + 1 कितना आ रहा है -4.58 तो 2.79 का -4.58 साथ में आ रहा है और अगर आप दूसरे वाले का सेम एज इट इज निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.79 + 1 दोनों निकालने दो कोऑर्डिनेट्स पे याद रहे कभी भी कर्व बनता है और लाइन बनती है वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो दो जगह की वजह से 4 आंसर आ रहे हैं क्योंकि एक 2 x कोऑर्डिनेट्स हैं 2 y कोऑर्डिनेट्स है ये बात सबको समझ में आ गई जी सर। थोड़ा सा मुश्किल है मैं जानता हूँ ये वाला पार्ट लेकिन अगर फिगर आउट कर लो तो ये आसान है तो ये आ गया आपका +4.58 ये आपका पूरा पेपर था सर ये जी 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 देखो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे ना ए कोऑर्डिनेट में पहले x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा फिर x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे 1.79 क्यों नहीं लिखा क्योंकि दो हमने क्या निकाला है दो x कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं दो x कोऑर्डिनेट निकाले तो दो x कोऑर्डिनेट a के देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट ऑफ a कोऑर्डिनेट ऑफ b कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है ना तो मैं दोनों में x थोड़ी लिख सकता बात समझ में आ गई सर हाँ बोलो कैलकुलेटर में कहाँ पे डालना होता था मैं भूल गया ये क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक वाले कैलकुलेटर में डायरेक्ट पूछ रहे हो जी जी। मोड दबाओ 5 दबाओ और 3 दबाओ अगर तुम्हारा कौन सा वाला कैलकुलेटर मुझे थोड़ी पता कौन सा कैलकुलेटर